Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the last section of your syllabus. So these are the contents of your last section. आपको सिर्फ सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक जो हमने रेफ़र की थी बुक, वो हमने ज़्यादा की थी मॉरिस मनो की बुक। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कल्याणी की बुक में मिल जाएगा। कल्याणी का चैप्टर नंबर 13 है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जनरल से टॉपिक है जो आपने हो सकता है फंडामेंटल्स में पढ़े भी हों, और हो सकता है इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी हो, क्योंकि ये जनरल से कंसेप्ट होते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो हम फिज़िकल कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन से फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें फ़िज़िकल इंस्पेक्शन, यानी कि अगर वो ख़राबी आ जाए कंप्यूटर में, तो उसको कैसे हमने देखना होता है, उसको डायग्नोस कैसे करना होता है। कई तरह के हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल कार्ड्स होते हैं। जैसे आपने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चे, तो ये उस कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वायरसेस होते हैं हमारे पास, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, उन्हें हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, या प्रिवेंट या प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं वायरस से, तो वो चीज़ें हम जो है बात करेंगे। तो ये जर्नल से टॉपिक है, तो मैं इनका आपको ओवरव्यू से दे दूँगा, और बाकी आप बुक में से देख लेना, और आप इंटरनेट से भी इन टॉपिक्स की जो है हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये जनरलाइज टॉपिक्स हैं। तो इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, कि कंप्यूटर में कौन कौन से फ़िज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ़िज़िकल कंपोनेंट्स की अब बात कर रहे हैं, तो अब हम सीपीयू के अंदर जो कुछ होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड, जब भी आप कोई कंप्यूटर ओपन करोगे तो उसमें ना ग्रीन से कलर की ऐसे प्लेट सी लगी होती है, ठीक है, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो मदर बोर्ड के ऊपर ही सारे कनेक्शन बने होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि मदर बोर्ड के ऊपर ही सारे कनेक्शंस या सॉकेट्स लगी होती हैं, जिनके साथ आप बाकी जो कंपोनेंट है वो अटैच करते हो, ठीक है। मदरबोर्ड यानी कि आपका मेन बोर्ड हो गया, इसलिए उसको मदर बोला गया है। इसी के ऊपर सारे आपके कनेक्शन या सॉकेट्स बनेंगे। आप अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे आपने हार्ड डिस्क लगानी है या कोई यूएसबी लगानी है, जो कुछ भी आप करोगे, पोर्ट्स लगाओगे, वो सारे इसी के ऊपर लगाओगे, ठीक है। तो इसमें इसी के ऊपर आप सीपीयू लगाते हो, इसी के ऊपर आप रैम लगाते हो, इसी के ऊपर आप डिस्क ड्राइव्स लगाते हो, ठीक है। और भी जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल मतलब होता है, हम यहाँ पे ना पेरिफेरल वर्ड बहुत बार यूज़ करेंगे, पेरिफेरल, ठीक है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दोनों को इकट्ठा जब हम बोलते हैं तो हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो हम जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस को हमने जो भी कनेक्ट करना है वो हम मदरबोर्ड के साथ करते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड का जो साइज़ है वो अलग अलग आता है, मतलब कंप्यूटर में इसका अलग अलग साइज़ है। जब आप पीसी की बात करोगे, पर्सनल कंप्यूटर की बात करोगे, जब आप लैपटॉप पे देखोगे तो उस पर जो है मदरबोर्ड का साइज़ जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब इस पर कौन कौन से कंपोनेंट जो वो ऐड होते हैं वो मैं बोल देता हूँ एक बार। सीपीयू इसके ऊपर हम अटैच करते हैं, रैम भी आप इसी के ऊपर अटैच करते हो, बायोस आपने सुना होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी इसी के ऊपर अटैच होता है। सीमॉस एक सिंपल सा छोटा सा सेल होता है, उसको वैसे सीमॉस बोल देते हैं। तो सीमॉस यहाँ पे होता है, आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होता है। उसके बाद आपका कनेक्टर या जो भी आपकी पोर्ट्स होगी वो सारी की सारी आपको मदरबोर्ड के ऊपर मिलेंगी। आपने बसेस के बारे में हमने पढ़ा है, तो बसेस जो है वो दो तरह की होती हैं। इंटरनल बस है एक तो, ठीक है। इंटरनल बसेस होती हैं जो आपके पीसीआई स्लॉट्स को आपस में अटैच करती हैं। पीसीआई एक्सपेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं, साटा वायर्स के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं इंटरनल बस, या एटीए बस हमारे पास होती है, ठीक है। तो बसेस हमारे पास इसके ऊपर है। बसेस मतलब आप अगर सीपीयू कभी कभी खोल के देखोगे तो उसके ऊपर ना ऐसे वायर्स ही होती हैं इकट्ठी, जैसे ये वाइट कलर की होगी, तो इसे आप बस बोल देते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सटर्नल बसेस होती हैं। जैसे आपने अगर यूएसबी अटैच करनी है तो उसके लिए आपके पास अलग से बस होती है। एसआई आपके पास अलग से ये वाले बस कंट्रोल आपके पास अवेलेबल होते हैं। एसएमपीएस आपके पास होता है। एसएमपीएस होता है जो जिससे पावर सप्लाई होती है, उसे हम एसएमपीएस बोल देते हैं, ठीक है। एचडीडी हार्ड डिस्क आप इसके ऊपर लगाते हो। एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हम बोलते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आप मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो अटैच करते हो, ठीक है। तो इनमें से हो सकता है कुछ आपके बारे में कुछ के बारे में आपको जानकारी हो, कुछ के बारे में ना हो, तो ये आप एक बार जो है ये थोड़ा सा देख लेना। ये वैसे ज़्यादा हार्डवेयर के कंसेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा इनको देख सकते हो डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सिर्फ इनके जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट क्या करते हैं या उनकी क्या फुल फॉर्म्स हैं। अगर वो सारी डिटेल देखनी है तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद आपका फिजिकल नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका पीसी कार्ड्स,
ठीक है। पीसी कार्ड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर सारी फंक्शनैलिटी हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ आपको फैसिलिटी चाहिए या एक्स्ट्रा फीचर चाहिए आपको अपने कंप्यूटर में, तो आप जो है वो पीसी कार्ड्स को इंस्टॉल करते हो, ठीक है। पीसी कार्ड्स जो बनाए गए थे, या कह लो कि इनकी स्टैंडर्डाइज इनको किसने किया था, PCMCI, ये कोई एसोसिएशन है, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है। तो इन्होंने जो है इनको डिफ़ाइन किया था, और यही सबसे बड़ी कंपनी जिन्होंने कार्ड्स को मतलब लीड किया था बनाने में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो जो कार्ड्स का काम था वो था सिर्फ मेमोरी एक्सपेंशन के लिए। मेमोरी एक्सपेंशन अगर आपने किसी ने सीपीयू खोल के देखा होगा तो उसके ऊपर आप देख सकते हो 2 स्लॉट्स बने होते हैं नॉर्मली। उसमें आप एक स्लॉट में आप एक रैम की चिप लगा सकते हो, दूसरे स्लॉट में दूसरे रैम की चिप लगा सकते हो, तो इसे भी आप कार्ड स्लॉट ही बोलोगे। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ मेमोरी एक्सपेंशन के लिए यूज़ किए गए थे, बट बाद में जो है ये कार्ड्स को ही हमने जो है एक स्टैंडर्ड सा बना लिया। तो अगर आपने कोई नेटवर्क कार्ड जो है वो अटैच करना हो कंप्यूटर में तो वो भी आप कर सकते हो, मॉडेम्स को भी अटैच कर सकते हो। आजकल तो मॉडेम्स जो है वो एक्सटर्नल आते हैं, पर पहले इंटरनल आया करते थे। उसके बाद आपने हार्ड डिस्क को अटैच करना तो उसके लिए भी आप कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो। अब ये जो पीसी कार्ड्स हैं इनकी कुछ टाइप्स हैं। पहले तो है ये कि 68 पिन ड्यूअल रो कनेक्टिंग इंटरफेस, ठीक है। मतलब जो भी इसका कनेक्टिंग इंटरफेस होगा उसमें 68 पिन्स होंगे। ये भी हार्डवेयर की बातें हैं, ऐसे होता है, ये यहाँ पे 68 पिन्स होंगी ऐसे, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है वो क्रेडिट कार्ड की जितने होता है। अभी ये जो कार्ड्स होते हैं ये आपके 5 वोल्ट के भी हो सकते हैं और आपके 3.3 वोल्ट के भी हो सकते हैं, 2 तरह के कार्ड होते हैं। पर आपने इन्हें इस तरह बनाया होता है कि अगर आप 3 वोल्ट वाले को 5 वोल्ट की जगह भी अगर लगा दोगे तो वो डैमेज नहीं होगा। वोल्टेज का मतलब यहाँ पे पावर है, कौन कितनी पावर लेता है। तो इनको जो है पीसी कार्ड्स को इन्होंने 4 टाइप्स में बांटा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 जो है वो 16 बिट इंटरफेस कार्ड है, मतलब 16 बिट को वो सपोर्ट करते हैं। 3.3 mm ये थिक है, इनकी मोटाई जो है वो 3.3 mm है। और जो आप रैम के लिए स्लॉट यूज़ करते हो, कार्ड यूज़ करते हो, या फ्लैश मेमोरी के लिए यूज़ करते हो, उन्हें हम टाइप 1 कैटेगरी में लेके आते हैं। टाइप 2 में आते हैं 16 या 32 बिट के आपके हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जो थिकनेस है वो 5.5 mm है। आपने मॉडेम या कोई नेटवर्क कार्ड लगाया है या कोई टीवी का कार्ड लगाया है, हम टीवी कार्ड भी लगा सकते हैं कंप्यूटर में कि टीवी कार्ड लगा के आप टीवी चला सकते हो, तो वो आपकी टाइप 2 में आएंगी। टाइप 3 में भी आपकी 16 और 32 बिट हो सकते हैं, पर इसकी जो थिकनेस है वो होगी 10.5 mm की थिकनेस होगी इन कार्ड्स की, ठीक है। जो ये हम यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए हम जो है टाइप 3 वाले कार्ड जो यूज़ करते हैं। टाइप 4 जो है ये तोशिबा ने इंट्रोड्यूस तो किए थे, पर इन्हें ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया, मतलब इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके CIS, इसमें एक है कार्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। हर कार्ड में आपको ये वाला मिलेगा, कार्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर मिलेगा, जो ये बताता है कि आपके कार्ड की टाइप क्या है, ठीक है। उसे पावर सप्लाई कितनी चाहिए, ठीक है। पावर सेविंग के क्या फीचर्स हैं, उसे किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, मतलब किसने उसे बनाया है, वो कार्ड किस कंपनी का आप ऐसा बोल सकते हो, उनके क्या मॉडल नंबर है। तो हर कार्ड में आपको CIS मिलेगा, यानी कि कार्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें ये सारी आपको डिटेल्स जो हैं मिल जाती हैं। इसके अलावा कार्ड्स में ही हम कार्ड बस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्ड बस का मतलब क्या है, ये कंट्रोलर होता है, इट इज़ लाइक अ कंट्रोलर जो अलाउ करता है एक कार्ड को, विच अलाउ द कंट्रोलर ऑन द बस टू टॉक अदर डिवाइसेस और मेमोरी विदाउट गोइंग टू द CPU। मतलब हम CPU के पास ना आ जाएं, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ बात कर सकें या एक डिवाइस मेमोरी के साथ बात कर सके, तो उसके लिए हम कार्ड बस यूज़ करते हैं। इट इज़ लाइक DMA, जो हमने DMA पढ़ा था, डायरेक्ट मेमोरी एसेस, ठीक है। तो ये उसकी तरह हो गया। अब इसकी जो स्पीड है वो आपकी अलग अलग हो सकती है। कार्ड भी बस की जो स्पीड है वो 33 Mbps भी हो सकती है, उसके बाद 66 Mbps भी हो सकती है। ये इसके 3 मोड हैं, तो तीनों में अलग अलग स्पीड है इसकी। अगर आप बाइट मोड यूज़ करते हो तो 33 है, अगर आप वर्ड मोड करते हो तो 66 MB है, और अगर आप डी वर्ड मोड यूज़ करते हो तो 132 MB है, ठीक है। ये इसकी कुछ स्पीड होती है।
उसके बाद आते हैं आपके एक्सपेंशन कार्ड्स। ठीक है, ये हमने जनरल कार्ड्स की टाइप पढ़ी थी कि हमारे पास पीसी कार्ड होते हैं, उनकी ये टाइप्स हैं। अब हम इन कार्ड के एक्चुअल में नाम बोलेंगे जो जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं, एक्सपेंशन मतलब आप एक्सपेंड कर रहे हो, एग्जिस्टिंग फीचर आपके पास नहीं है, मतलब आपने कंप्यूटर खरीदा उसमें कुछ फीचर्स नहीं है, तो अगर आपको वो फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आप एक्सपेंशन कार्ड खोल करोगे और एक्सपेंशन कार्ड को हम एक्सपेंशन स्लॉट में जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मदरबोर्ड जो आपको फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड करता, उसके लिए हम एक्सपेंशन कार्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपने ये तो पक्का सुना होगा, ग्राफिक्स कार्ड तो ज़रूर सुना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हैं जिन्होंने गेम्स वगैरह खेलनी होती है, तो वो बोलते हैं कि हमारी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती, तो उसके लिए वो ग्राफिक्स कार्ड को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास और कार्ड भी होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा होता है। हमारे पास वीडियो कार्ड होता है एक। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो कंप्यूटर में, तो आपको वीडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपकी जो आउटपुट जो भी जनरेट हो इमेजेस के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, आप 3D 2D मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो के ऊपर अगर काम करना चाहते हो करते हो तो आप वीडियो कार्ड्स का जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है, इवन हम पीसी गेम्स में भी कईयों को वीडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये अभी नॉर्मली ये सारी चीज़ें वैसे इनबिल्ट आने लग गई हैं। ठीक है, साउंड कार्ड आपका भी इनबिल्ट आया था। साउंड कार्ड मतलब क्या है, सिंपल, वो आपके पीछे 3 पॉइंट से होते होंगे, एक ग्रीन कलर का होता है पॉइंट, एक रेड कलर का होता है, एक कई बार पिंक कलर का होता है। ठीक है, ये जो रेड पिंक, ग्रीन और कई बार ब्लू कलर के होते हैं, ये 3 आपको पॉइंट मिल जाएंगे, ग्रीन, पिंक और यहाँ पे ब्लू। तो ये ऑडियो वीडियो के जो आपके जैक्स आपको अवेलेबल होते हैं, वो एक किस्म का साउंड कार्ड ही है। ठीक है, तो कई कंप्यूटर में तो ये आजकल तो वैसे ही इनबिल्ट आने लग गया है, पहले ये नहीं आया करता था। तो अगर आपको सीडी प्लेयर भी आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं, सीडी ऑडियो, लाइन इन लाइन आउट, स्पीकर आउट के, मिडी आज भी हम अलग से लगाते हैं। मिडी होते हैं अगर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, मतलब जैसे आपने केसीओ वगैरह यूज़ करना है तो उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो वहाँ पे आप मिडी पोर्ट्स लगवाते हो। ठीक है, ये सारे साउंड कार्ड की टाइप्स आती हैं। उसके बाद आपका आता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड को जो है आप समझिए ईथरनेट कार्ड, आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में इस तरह का जो है आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पे आप लैन केबल लगाते हो। ठीक है, इसे हम नेटवर्क कार्ड कहते हैं। अगर ये हमारे पास लैन केबल की पोर्ट होती है तभी हम नेटवर्क पे अपने कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये एक्सपेंशन कार्ड अवेलेबल है। एक टीवी ट्यूनर आपने हो सकता है सुना हो, टीवी टर्नओवर कार्ड बोलते हैं। मतलब अगर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर टीवी चलाना है तो आप ये वाला कार्ड लगा लोगे और इससे इवन आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मतलब जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है टीवी में, उसको आप रिकॉर्ड करके हार्ड डिस्क पे भी स्टोर कर सकते हो। मॉडेम्स, आई थिंक ये आपको पता होंगे, हम मॉडेम्स यूज़ करते हैं, वाईफाई मॉडेम या सिंपल मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन। तो इसका मेन काम क्या है कि हमने एनालॉग को, क्योंकि अभी देखिए वायर्स के साथ आपका कनेक्शन आ रहा है, तो आप क्या करते हो, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करते हो, या आप डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करते हो। तो ये काम आपका मॉडेम करता है। मतलब आपने सुना होगा कि मॉडेम लगाओगे तभी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। मतलब जो वो लाइन्स है वहाँ पे एनालॉग डाटा जा रहा है, कंप्यूटर को डिजिटल डाटा समझ आता है, तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, और अब ये वायर्स के थ्रू दूसरे मॉडेम ने रिसीव किया, तो अब इसको दोबारा आपको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम आपका मॉडेम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास POST कार्ड होते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कार्ड। तो अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसे हम टेस्ट करने के लिए ये पोस्ट कार्ड का यूज़ करते हैं। अभी लेटेस्ट अगर किसी ने लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदे होंगे तो उसमें आप SSD कार्ड का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, तो ये वाली जो होती हैं इनसे आपकी स्पीड, अभी बोला जाता है कि अगर आपको कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो आप उसमें SSD लगवा लो। ठीक है, SSD मतलब सॉलिड स्टेट मेमोरी। तो इसमें ये क्या है, ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क से जो है आपकी डिफरेंट है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपके पास बायोस एक्सपेंशन कार्ड भी हो सकते हैं, डिस्क कंट्रोलर के भी कुछ कार्ड हो सकते हैं। हार्ड डिस्क को बढ़ाना है तो वो आपके पास कार्ड हो सकता है, मेमोरी एक्सपेंशन के कार्ड हो सकते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस के कार्ड हो सकते हैं, रेडियो, जैसे हमने टीवी ट्यूनर की बात की, ऐसे आपके पास रेडियो ट्यूनर कार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कई तरह के कार्ड्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हैं आपके इंटरनल एक्सटर्नल कार्ड्स। तो ये कुछ कार्ड आपके इंटरनल आते हैं, कुछ आपके एक्सटर्नल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ट्रबल शूटिंग।
अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आपने उसको ट्रबल मतलब प्रॉब्लम है, शूट उसको ख़त्म करना है। तो हमने ट्रबल शूट कैसे करना है कंप्यूटर को, कि अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या क्या चेक कर सकते हो। तो कंप्यूटर को रेगुलर मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है। आप कुछ फाइलें होती हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे डिलीट कर सकते हो, या आप अपने कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस में कुछ इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो अगर हम डेली बेसिस पे इसको डायग्नोस करते रहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे कंप्यूटर पे, तो जो आपकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम यानी कि आपका हार्ड डिस्क क्रैश ना हो जाए या आपकी विंडोज़ जो है वो ना क्रैश हो जाए, तो वो चीज़ों से आप बच सकते हो। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कुछ इंस्टेबिलिटी आ रही है, या आपको ब्लू स्क्रीन के एरर आ रहे हैं, या आपका कंप्यूटर बार बार रीबूट हो रहा है, ठीक है, तो आप पीसी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो जो आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर देते हैं। ये बने बनाए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, शायद आपने सुना हो सीसी क्लीनर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है आपका। एक ट्यून अप यूटिलिटीज़, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम पीसी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो जब वो डायग्नोस करते हैं तो वो मेनली करते क्या हैं, पहला काम तो वो करते हैं क्लीनिंग रजिस्ट्री। ठीक है, ये आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि रजिस्ट्री क्या है। जब भी हमको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर में भी एक रजिस्ट्री होती है। तो उस रजिस्ट्री में सारी एंट्री होती रहती है, मतलब बैक एंड पे, आप फ्रंट एंड पे तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, पर बैक एंड में आपकी रजिस्ट्री में सारी एंट्री हो रखी होती हैं। ठीक है, तो कई रजिस्ट्रीज जो होती हैं वो आपकी ऑर्फन हो जाती है, मतलब उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वो आपने अनइंस्टॉल कर दिया पर रजिस्ट्री में उसकी एंट्री पड़ी रही है। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी जो रजिस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। ठीक है, या हो सकता है कि रजिस्ट्री में कहीं कुछ ऐसा डाटा हो जिसका किसी और के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं वो रजिस्ट्री में हो सकते हैं। तो पीसी डायग्नोस सॉफ्टवेयर को जब आप रन करते हो तो वो क्या करता है, इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं रजिस्ट्री में उनको फाइंड आउट करके उनको जो डिलीट कर देता है, क्लीन कर देता है। आप मैन्युअली नहीं रजिस्ट्री को मैनेज कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, पर नॉर्मली हम ये कोई फॉलो करता नहीं मैनुअल वाला सिस्टम। सभी जो हैं वो आपके पीसी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। आपने सिर्फ इनको रन करना होता है, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे रजिस्ट्री में आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आप उस हिसाब से उसको हैंडल कर लेते हो। उसके बाद ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं डायग्नोस्टिक, ये आपको इवन डिलीटेड डाटा भी वापस दे देते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारा जो हार्ड डिस्क थी वो फॉर्मेट हो गई है, उसमें से कुछ जो डाटा है वो डिलीट हो गया है, तो वो डिलीटेड डाटा को हम वापस आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पीसी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स, तो आप उनका यूज़ करके जो आपका डाटा डिलीट है उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। अब उसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स की। अब डायग्नोस्टिक प्रोग्राम मतलब ये सॉफ्टवेयर करते क्या हैं, या ये डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स होते क्या हैं, यानी कि ये सीसी क्लीनर क्या होता है। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की स्टेट को चेक करता रहता है और उसमें ये फाइंड आउट करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इनको हम ऑन डिमांड पे भी रन कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो इसे रन करें, चाहे आप इसको बैकग्राउंड में हमेशा ऑन रख सकते हो कि ये अपने आप थोड़ी देर बाद जो है वो रन हो जाते हैं। ठीक है, इनकी भी दो तरह की ये डायग्नोस्टिक करते हैं। एक तो ब्लैक बॉक्स, जिसमें मतलब आपके इनपुट के बेसिस पे ये आउटपुट आपको शो कर देते हैं पर डिटेल नहीं बताते। मतलब आपने बोला कि ये वाली प्रॉब्लम आपने सर्च कर दी, वो क्यों हुई कैसे हुई उसके बारे में नहीं बताएगा, सिर्फ ये बताएगा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसको आप डिलीट कर दो, या जो भी वो सोल्यूशन आपको बताएगा। इसी तरह वाइट बॉक्स डायग्नोस्टिक भी होती है, और इसमें क्या आप इनर फंक्शनैलिटी भी चेक करते हो। ब्लैक बॉक्स में आप इनर फंक्शनैलिटी को इग्नोर करते हो, वाइट बॉक्स में आप इनर फंक्शनैलिटी को भी चेक करते हो। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड टेस्टिंग है उस बैकग्राउंड में अगर आप ये प्रोग्राम चलाते हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका कंप्यूटर को हमें स्पेशली आइडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आपका मतलब हमें स्पेशली कंप्यूटर को फ्री नहीं करवाना पड़ता। जब भी कंप्यूटर का सीपीयू फ्री होगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये डायग्नोस्टिक प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पोस्ट को ही चेक करता है। ठीक है, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये आपने बूटिंग में पढ़ा होगा फंडामेंटल्स में, कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में जब भी आपका कंप्यूटर बूट करता है तो हम ऑटोमेटिकली उसमें सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनको चेक करते हैं कि उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड आपको मैसेजेस शो हो जाते हैं। उसके बाद ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपके लोड टाइम को चेक करते हैं। लोड टाइम यानी कि आपका कंप्यूटर को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में कितना टाइम लगता है। अगर उसको लोड होने में टाइम ज़्यादा लगता है, इट मीन्स आपके जो सिस्टम में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड ठीक हो रहा है, मतलब वो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ठीक हो रहा है, पर उसके बाद अगर
वो स्लो चल रहा है तो फिर वो ग्राफिक्स को चेक करता है कि आपके कुछ ग्राफिक्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ग्राफिक्स मतलब जो आपने थीम्स वगैरह यूज़ की होती हैं अपने कंप्यूटर में, उनमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी को हम ग्राफिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ऑडिटरी टेस्ट भी कर लेता है ऑटोमेटिकली। ऑडिटरी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई भी सॉन्ग या कोई भी आप साउंड 30 सेकंड्स के लिए प्ले करके देख लेते हो। अगर 30 सेकंड में उसकी वॉइस क्रैक नहीं होती, जैसे आपने कोई गाना चलाया तो वो सही चला तो इट मीन्स हो गया। अगर वो बीच में रुक रहा है या उसकी साउंड क्रैक हो रही है, टूट रही है, तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो रैम जो है वो प्रॉपर नहीं है, वी आर रनिंग आउट ऑफ रैम, मतलब हमारे पास जो है रैम पूरी नहीं है, तो इसलिए आपका जो प्रोग्राम है वो धीरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबसे कह लो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये चेक कीजिए कि जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है तो उससे पहले आपने कुछ नए हार्डवेयर या किसी नए सॉफ्टवेयर को तो नहीं इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपैटिबिलिटी इशूज़ हो जाते हैं कि अगर आपने कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल किया तो वो आपके कंप्यूटर में सेट नहीं बैठ रहा, या अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसकी किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कन्फ्लिक्शन है, वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो उससे भी आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स ये भी चेक करते हैं। उसके बाद ये रैम और सीपीयू का यूजेज चेक करते रहते हैं। रैम और सीपीयू का यूजेज आप टास्क मैनेजर में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अगर अभी आपके कंप्यूटर की कितनी रैम यूज़ हो रही है, कितने परसेंटेज में आपकी रैम यूज़ हो रही है, कौन कौन सा प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है, और सीपीयू को कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, उसकी कितनी परसेंटेज आपकी यूज़ हो रही है। तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद एक बैड मेमोरी होती है। बैड मेमोरी मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हो या किसी पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तब आपके कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम आती है या आपका क्रैश हो जाता है कंप्यूटर किसी मैसेज को देखे, तो इट मीन्स वहाँ पे बैड मेमोरी है। मान लीजिए आपकी वो फाइल पड़ी हो, आप जब भी उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तभी आपका कंप्यूटर जो वो शट डाउन हो जाता है, इट मीन्स वो बैड मेमोरी का इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर में जो साउंड आती हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि जब आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो अगर यूज़ करते टाइम आपकी हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है तो इट मीन्स आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आप एंटीवायरस को जो है आप रन करके देख सकते हो, यानी कि आपने वायरसेस या मालवेयर को चेक करना होता है कि उसके कारण तो नहीं की प्रॉब्लम आ रही। तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद भी अगर आपका कंप्यूटर जो सही नहीं चल रहा तो आप क्या करते हो, आप सेफ़ मोड में अपने कंप्यूटर को चला के देखते हो, और अगर आपका कंप्यूटर जो सेफ़ मोड में सही चल रहा है तो इट मीन्स आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम मिल जाएगी। पर अगर आपका सेफ़ मोड में भी वही प्रॉब्लम रहती है तो इट मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास काफ़ी जो हैं डायग्नोस्टिक जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे पीसी डॉक्टर बताया हुआ है, नॉर्टन का बताया हुआ है, मैंने आपको जैसे बता दिया सीसी क्लीन, ऐसे सीमेंटिक का भी आता है। तो ये सारे जो हैं आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके वायरसेस। तो वायरस आपके पास मतलब वायरस का मतलब सिंपल क्या है, एक प्रोग्राम ही है, एक प्रोग्राम ही होता है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है विदाउट आपकी परमिशन, मतलब आपकी परमिशन नहीं लेता वो, ना ही आपको पता चलता है, वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। तो वाइटल इन्फॉर्मेशन अंडर सीज भी इसकी एक फुल फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो छुपी हुई है उसे हम वायरस बोल देते हैं, ठीक है। इसकी कुछ हिस्ट्री है कि आपको कई तरह के वायरस जो हैं वो मतलब अभी जब आपका आईटी जब ग्रो हुआ था तब काफ़ी वायरस स्टार्टिंग में आए थे, क्योंकि तब वायरस नए नए थे तो इन्होंने काफ़ी इफेक्ट किया था कई सिस्टम्स को। जैसे 1970 में एक आपका था आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, ठीक है। क्रीपर वायरस इसको बोलते हैं, 1970 में आया था ये वायरस क्रीपर नाम का, ठीक है। इस वायरस का स्पेशल नाम था ये मतलब एक मैसेज डिस्प्ले करता रहता था कंप्यूटर पे, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। उसके अलावा इन द होम नाम का एक वायरस भी आया था, ब्रेन नाम का भी आया था। पहले क्या था कि आपके जो कंप्यूटर थे वो आपके नेटवर्क पे ज़्यादा अटैच नहीं होते थे, जैसे अभी जो इंटरनेट है वो अभी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, अभी पहले ये इतना पॉपुलर नहीं था, तो आपके जो कंप्यूटर थे वो आप ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। तो जब से इंटरनेट आया तब से तो जो आपका वायरस है उनको स्प्रेड होना, उनको फैलना मतलब बहुत ईजी हो गया। पहले क्या होता था कि आपके जो वायरस स्प्रेड होता था वो सिर्फ रिमूवेबल
मीडिया से ही होता था। जैसे एक डिवाइस में आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है, एक डिवाइस से कुछ सीडी में कुछ कॉपी किया और सीडी आप या पेन ड्राइव किसी और पीसी में लगाते तो वहाँ पे आपका वायरस जाता था, ठीक है। पर आजकल क्या है कि आज आपका नेटवर्क का यूज़ करते हो तो आपके कंप्यूटर में नेटवर्क से काफ़ी सारे वायरस जो वो आ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो काफ़ी टाइप्स हैं वो हम आगे देख लेते हैं। जैसे बूट सेक्टर वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, मैक्रो वायरसेस हैं, तो ये काफ़ी हैं, ठीक है। इवन आपकी ईमेल पे भी कई तरह के वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ऑटोमेटिकली एक मैसेज जो है वो सभी आपके कॉन्टैक्ट्स को चला जाता है, और जो आपका फ्रेंड या आपका जो कॉन्टैक्ट है पर्सन है उसको जब मैसेज मिलता है तो उसे ये लगता है कि आपने भेजा है, तो अगर वो ओपन करेगा तो वो जो मैसेज है उसके फर्दर आगे कॉन्टैक्ट्स को चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो वायरस है वो इफ़ेक्ट करता रहता है आगे से आगे। अब हाउ द सिस्टम इफेक्ट, हाउ द वायरस अफेक्ट द सिस्टम, मतलब वायरस जो है वो सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है वो हम देख लेते हैं। तो ये वायरस जो है ये दो तरह का हम गिनते हैं, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। रेजिडेंट की फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, फास्ट इन्फेक्टर्स, मतलब जो बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं, और स्लो इन्फेक्टर्स, ठीक है। तो पहले हम नॉन रेजिडेंट के बारे में देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट में क्या है कि ये क्या करता है, विच इमीडिएटली सर्च फॉर अदर होस्ट एंड कैन बी इन्फेक्ट दीज टारगेट्स एंड फाइनली ट्रांसफर कंट्रोल टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम द इन्फेक्टेड। मतलब किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ ही आएगा, ये फटाफट किसी और एप्लीकेशन को ढूंढेगा या किसी और फाइल को ढूंढेगा जिसे ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसको ढूंढने के बाद उसको इन्फेक्ट करके ये अपना कंट्रोल जो है दोबारा एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे देगा, ठीक है। इसे आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इसमें दो मॉड्यूल्स हैं, एक फाइंडर मॉड्यूल है जो ये चेक करता है कि मैं आगे किस फाइल के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, और जब वो फाइल मिल गई तो फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा उसके ऊपर। अब अफेक्ट करने का मतलब क्या है, रेप्लिकेट, मतलब वायरस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है आगे से आगे, ठीक है। तो पहले इसने ये देख लिया कि कौन से प्रोग्राम को हमें फाइंड करना है, मतलब जो अफेक्ट हो सकता है, उसके बाद उसको अफेक्ट करने के लिए उसने अपने आप को क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। नॉन रेजिडेंट वायर क्या होता है कि ये सर्च नहीं करता, इसमें फाइंडर मॉड्यूल नहीं होता। मतलब ये क्या करता है, ये सर्च नहीं करता, ये बजाय अपने आप को मेमोरी में लोड कर लेता है। ये मेमोरी में यानी कि आपके रैम में जो बैठा रहता है, ठीक है, और आपका जो होस्ट प्रोग्राम है उसको ये चलने देता है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये हमेशा एक्टिव रहेगा, ठीक है। जब भी मेमोरी के उस पोर्शन को कोई प्रोग्राम असेस करने की कोशिश करेगा या उस फाइल को असेस करने की कोशिश करेगा जिसे ये ऑलरेडी इफेक्ट कर चुका है, तो ये उसे भी साथ में अफेक्ट कर देगा। द वायरस स्टेज एक्टिव इन द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है, एंड इन्फेक्ट्स न्यू होस्ट व्हेन दोज फाइल्स आर असेस्ड बाय द अदर प्रोग्राम। जब वो उन्हीं फाइल्स को कोई और बंदा असेस करने की कोशिश करता है जहाँ पे ये बैठा हुआ है, तब वो उन्हें अफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, फास्ट इन्फेक्टर, मतलब ये जितनी फाइल्स को मैक्सिमम कर सकते हैं इफेक्ट उतना करने की कोशिश करते हैं, और जो स्लो इन्फेक्टर्स होते हैं ये मतलब लगातार नहीं करते, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद फाइल्स को अफेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनको जल्दी पकड़ा ना जा सके, मतलब कुछ देर बाद अफेक्ट किसी फाइल को अफेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद किसी और फाइल को इन्फेक्ट कर दिया, इसका ये लगातार नहीं करेंगे। अगर लगातार नहीं करेंगे तो आपको जजमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये इन्हें हम स्लो इन्फेक्टर्स भी बोलते हैं। अब उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो सबसे पहली टाइप है बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस का क्या काम होता है कि आपने बूटिंग में पढ़ा होगा कि आपके पास MBR होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। हम जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले MBR को लोड किया जाता है। MBR हमें ये बताता है कि कहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है और उसको फिर लोड करता है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, वो आपके MBR में बैठ जाता है, ठीक है, या उसको कह लो उसको इफेक्ट कर देता है। तो जब भी मतलब या तो ये MBR को उठा के कहीं और भेज देगा, मतलब अपने आप को दे रिप्लेस द बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम, मतलब ये बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम की जगह बैठ जाएगा और उसे कहीं और भेज देगा, या उसको ओवरराइट कर देगा, ताकि जब भी आपकी बूटिंग हो तो आप या आपका कंप्यूटर जो बूट ही नहीं होने देगा। मतलब बूटिंग का क्या मतलब है कि आप MBR से मास्टर बूट रिकॉर्ड से ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा है, उसको आप रैम में लोड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। पर जब आपका MBR ही नहीं आपको मिलेगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कुछ नाम है, जैसे फॉर्म वायरस हैं, स्टोन वायरस है, उसके बाद डिस्क किलर है। ये आपके कुछ टाइप्स हैं बूट सेक्टर वायरस के, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम वायरस। अब प्रोग्राम वायरस का मतलब क्या है कि ये वो वायरस है जो आपके प्रोग्राम के साथ अटैच होता है। जैसे प्रोग्राम मतलब कोई भी फाइल, जैसे .bin फाइल है, .exe फाइल्स हैं,
ठीक है। बिन मतलब बाइनरी फाइल्स, exe फाइल, ठीक है, .com कमांड फाइल्स हो गई, इन सभी के साथ जो है ये अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ये प्रोग्राम रन होंगे साथ के साथ आपका जो वायरस है वो भी एक्टिव हो जाएगा और वो अपने आप की कॉपीज़ बना देगा, या कह लो वो डिस्क के ऊपर और फाइल्स को जो इन्फेक्ट कर देगा। मतलब ये चलेंगे कब, जब आपका प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे संडे, ठीक है, कैस्केड, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है आपका मल्टी पार्टाइट वायरस, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपके बूट सेक्टर और प्रोग्राम वायरस दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब दे इन्फेक्ट द प्रोग्राम फाइल्स एंड व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, पहले उन्होंने प्रोग्राम फाइल को अफेक्ट कर दिया और जब वो इन्फेक्टेड फाइल्स एग्जीक्यूट होंगी तो दीज वायरस विल इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड, फिर वो बूट रिकॉर्ड को ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो ये आपका बूट रिकॉर्ड में मतलब चला जाएगा और आपकी फाइल्स को जो इफेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और हो सकता है ये बाकी की और जो फाइल्स हैं उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर दे। अब उसके बाद आता है स्टेल्थ। जो स्टेल्थ वायरस है ये क्या है कि अपने आप को बचाता है, मतलब ये आपको अपने आप को बचाएगा कि मैं डिटेक्ट ना हो पाऊँ, ठीक है। जब भी इसको आप रीड करने की कोशिश करोगे या तो ये मतलब डिस्क हेड को रीडायरेक्ट कर देगा, मतलब उसे बोल देगा कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसका जो उसको कहीं और ही उसका मूव कर देगा, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिस्क हेड होता है हमारी डिस्क के ऊपर जो रीडर एंड राइट करते हैं, तो डिस्क हेड को ही ये मूव कर देगा, या फिर ये फाइल साइज़ को बढ़ा देगा, मतलब अगर उसका फाइल साइज़ कुछ है तो ये उतने फाइल साइज़ को जंप करवा देगा कि वो रीड ही ना हो पाए। कहने का मतलब ये अपने आप को सिर्फ बचाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, वेल, ऊपर जो था ये था इन्वेडर, मल्टीपार्टाइट की एग्जांपल थी इन्वेडर, ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस का क्या है, ये अपने आप को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। इनक्रिप्शन होता है कि इसने अपने आप को कोड वर्ड में कन्वर्ट कर लेना। अ वायरस दैट कैन क्रिप्ट इट्स कोड इन डिफरेंट वेज सो दैट अपीयर डिफरेंटली इन ईच इफेक्शन, मतलब हर बार ये जब कभी किसी को इन्फेक्ट करेगा तो अपनी जो वर्डिंग्स है, जो अपना जो इसकी प्रोग्रामिंग है उसको वो इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब किसी और कोड वर्ड में ले जाएगा, ठीक है। तो जब इसके हर बार कोड वर्ड ही चेंज होते जाएंगे तो इसे जो ढूंढना है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरस जो होते हैं ये आपके वर्ड एक्सेल के लिए स्पेशल बनाए गए हैं कि मतलब इनको इस लैंग्वेज में लिखा गया है कि आपके वर्ड और स्प्रेडशीट के साथ ये अटैच हो जाते हैं, और इनका एक ना टेम्पलेट होता है, नॉर्मल टेम्पलेट, नॉर्मल, ये हर कंप्यूटर में होता है, normal.dot, ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है। जैसे इसमें कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैलिबरी आता है फ़ॉन्ट, उसका साइज़ ये आता है, उसका कलर ये आता है, वो सारे आपके डिफ़ॉल्ट उसमें होता है, नॉर्मल टेम्पलेट में होता है। तो अगर ये नॉर्मल टेम्पलेट को अफेक्ट कर देगा तो जब भी आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलोगे तो उसमें उसकी जो भी उसमें चेंजेस कर रखेंगे वो उसमें रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये आपके स्पेशली वर्ड और मतलब माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड एक्सेल के लिए जो है डॉक्यूमेंट के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसमें है DMV, इसकी एग्जांपल है, या वर्ड कंसेप्ट है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इनके अलावा भी आपको इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी जो है टाइप्स मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोई भी टाइप आप लिख सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं जैसे पहले बताया कि ये जो आपका सेक्शन है ये जनरल सा सेक्शन है, तो इसमें आपको जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो आप इसमें कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सिम्टम्स। तो ये भी जर्नल से होंगे कि आप सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलता है कि आपका वायरस आपके कंप्यूटर में है। अगर आपका कंप्यूटर जो स्लो रन कर रहा है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया कंप्यूटर ने, जैसे नॉट रिस्पॉन्डिंग का आपने मैसेज कई बार देखा होगा, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए या अपने आप रीस्टार्ट होता जाए, या कुछ एप्लीकेशंस काम ना कर रही हों, या आपकी कुछ डिस्क ड्राइव को आप असेस ना कर पा रहे हो, आप कुछ प्रिंट कुछ और कर रहे हो, कुछ और रहा है, ठीक है, आपको कुछ एरर मैसेज बार बार आपकी स्क्रीन पे आते रहते हैं, या आपके मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्सेस हैं उनकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। आपकी एक्सटेंशन फाइल के पीछे एक्सटेंशन आते हैं, नॉर्मली डॉट के बाद आपको 3 करेक्टर्स में आपको एक्सटेंशन मिलेगी, अगर वो डबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका एंटीवायरस है वो आपका इंस्टॉल ना हो रहा हो, ठीक है, या आपका एंटीवायरस को डिसेबल कर दे वो ऑटोमेटिकली, आपके कंप्यूटर में कुछ जो साउंड है वो डिफरेंट सी आ रही है बार बार, जैसे अब कई बार आपने देखा होगा आप कोई म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड करते हो किसी साइट से, तो वहाँ पे ना आपको बीप बीप की बार बार आवाज़ आती रहती है, आपके इवन मोबाइल्स में भी आती रहती है, वो मतलब वो
सिक्योर नहीं होती साइट्स, ठीक है। वहाँ पे आपको चांसेस हैं कि मतलब कोई आपके ऊपर अटैक हो सकता है वायरस का या मालवेयर का, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोग्राम रिमूव नहीं किया पर फिर भी वो रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद एक टाइप आती है वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, ठीक है। वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, ये दो टाइप आती हैं आपकी वायरस की। वॉर्म्स, इसको हम देख लेते हैं। वॉर्म कैन स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू बी ट्रांसफर्ड एज पार्ट ऑफ अ होस्ट, ठीक है। मतलब वॉर्म को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो अपने आप जा सकता है विदाउट होस्ट के भी, ठीक है। इट विदाउट नीडिंग टू बी ट्रांसफर्ड एज ए पार्ट ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट के बिना भी वो जा सकता है। वेयर एज अ ट्रोजन हॉर्स द फाइल दैट अपीयर्स हार्मलेस, बट जो ट्रोजन फाइल होती है वो आपको देखने में ऐसे लगता है कि आपको हार्मफुल नहीं होगी, पर वो हार्म कर देगी कोई ना कोई, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो वॉर्म्स होते हैं वो आपके सिस्टम के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को अफेक्ट नहीं करते, बट जो ट्रोजन्स होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स की क्या आपकी मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये आपके आएंगे नॉर्मली ईमेल्स में, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी होती जा रही है। अगर वो बार बार कॉपी होती जा रही है तो वो क्या करेगा, आपकी जो मेमोरी स्पेस है उसको खा जाएगा, ठीक है। अब जो कॉपी ऑफ इन्फेक्टेड फाइल है वो हो सकता है कि आपके सारे ईमेल एड्रेस लिस्ट में, ईमेल में जितने भी आपके पास ईमेल एड्रेस सेव है वो सभी को चली जाए, ठीक है। हो सकता है ये आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दे या कुछ फाइल्स को डिलीट कर दे। हो सकता है ये किसी हिडन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो। कई बार क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर कुछ और इंस्टॉल करते हो, साथ उसमें कुछ और भी इंस्टॉल हो जाता है, वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद हो सकता है आपको ऐसी ईमेल आए, मतलब यू रिसीव एन ईमेल में दैट हैज़ अ स्ट्रेंज अटैचमेंट, मतलब अगर आपने कोई ईमेल आई है तो अगर आप उसको ओपन खोलने की कोशिश करते हो तो आपका एक डायलॉग बॉक्स अपने आप बार बार खुलते रहते हैं, तो आप उसको ना क्लोज कर पाते हो ना आप फाइल को बंद कर पाते हो, ठीक है। तो ये आपके सिम्टम्स हैं वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस के, ठीक है। उसके बाद और कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपके अगर विंडो स्टार्ट नहीं हो रही हो, ठीक है। आपका आप डाटा को यूज़ नहीं कर रहे, मतलब आप कंप्यूटर आपने मॉडेम कनेक्ट किया है पर आप डाटा को यूज़ नहीं कर रहे, पर आपका मॉडेम लगातार ब्लिंक हो रहा है। इट मीन्स आपके मॉडेम को कोई और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र के लिए। कई बार आप विंडो स्टार्ट करते हो तो वो बोलता है कि ये वाली फ़ाइल जो मिसिंग है, ठीक है। आपका कंप्यूटर जो है वो जितनी मतलब स्पीड से वो स्टार्ट होना चाहिए उतनी स्पीड से वो स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आपको आउट ऑफ मेमोरी में के एरर आते हैं, मतलब आपके पास रैम उतनी अवेलेबल नहीं, ये बार बार आपको एरर आ रहा है। आपका कोई जो प्रोग्राम है वो करेक्टली इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपका कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, ये हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। अगर आप स्कैन डिस्क चलाते हो, ये आपने डॉस में पढ़ा होगा, अगर आप स्कैन डिस्क चलाते हो तो उसमें आपके कई एरर्स अगर शो होते हैं तो मतलब आपका वायरस के अटैक हो चुका है, हो सकता है। आपको कोई पार्टीशन आपने की थी, मतलब CDE, तो आपकी कोई पार्टीशन गायब हो जाती है या आपके कुछ फोल्डर्स जो है वो आपके ऑटोमेटिक हिडन हो जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते, तो इट मीन्स आपका वायरस है। अगर आपके कंप्यूटर पे कई बार होता है कि आपका विंडो टास्क मैनेजर जो है वो डिसेबल हो जाता है, उसको आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। या आपका जो एंटीवायरस है वो नहीं आप देख सकते हो, या आपका एंटीवायरस ही बता रहा है कि आपके पास आपके सिस्टम में वायरस है, तो इट मीन्स वायरस है, ठीक है। अब इसको जो है आपने रिकवर कैसे करना होता है, तो रिकवरी के इसके एक तो तरीका यही है कि आप जो है एंटीवायरस पहले इंस्टॉल कर लो। जब भी आपने सिस्टम ख़रीदा है तो आप एंटीवायरस ले लो। मतलब एंटीवायरस आपको देखने में महंगा लगता है पर ये होता नहीं इतना महंगा, तो आप एंटीवायरस जो है वो ख़रीद सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ रहता है, ठीक है। तो जब आपके पास वायरस का एक बार अटैक हो गया तो फिर उसके बाद तो आपके पास दो ही तरीके बचते हैं, या तो आप वायरस को रिमूव करो। तो वायरस को रिमूव करने के लिए फिर से आपको एंटीवायरस चाहिए, पर हो सकता है कि आपका वायरस इस ढंग का हो कि आपको एंटीवायरस को इंस्टॉल ही ना होने दो, या हो सकता है कि आपका वायरस ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया कि अभी आपके एंटीवायरस आपके काम का ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए बेटर कि आप पहले एंटीवायरस रखो। दूसरा क्या होता है, जब आप वायरस को रिमूव करते हो तो यहाँ तो आप एंटीवायरस से कर सकते हो, यहाँ एक सिस्टम रीस्टोर की ऑप्शन होती है, हर कंप्यूटर में होती है सिस्टम रीस्टोर की। तो सिस्टम रीस्टोर में क्या होता है, ये आपको XP उसमें मिल जाएगा, 7 में ही मिल जाता है। विंडो 8 में शायद, विंडो 10 में शायद यहाँ पे ना रीसेट है, विंडो का आप रीसेट कर सकते हो, उसमें कोई पर्टिकुलर शायद पॉइंट नहीं आता, तो उसको आप रीसेट कर सकते हो।
तो सिस्टम रीस्टोर का मतलब क्या है कि आप सिस्टम को पुरानी किसी पोजीशन पे ले जाते हो, तो उस केस में सी ड्राइव में जो भी आपका डाटा होता है वो रिवर्ट हो जाता है। तो उस केस में हो सकता है आप वायरस से बच जाओ। तो वायरस क्या करता है, कई बार सिस्टम रीस्टोर को भी डिसेबल कर देता है, या वो सिस्टम रीस्टोर की डेट्स को ही उड़ा देता है। ठीक है, तो ये केस भी आपके हो सकता है। सबसे जो फाइनल हमारे पास बचता है वो तो आपके पास आता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही री इंस्टॉल करो। ठीक है, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपने एंटीवायरस को भी यूज़ कर लिया, आपने सिस्टम रीस्टोर को भी यूज़ कर लिया, फिर भी आपका जो है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो रही, तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दोबारा री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो री इंस्टॉल का मतलब कि आप पुरानी जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको आप फॉर्मेट करो, फिर नया उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या हो जाती है कि आपको सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, इवन आपका जो कई बार क्या डाटा भी लॉस्ट हो जाता है, मतलब आपको डाटा का बैकअप भी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम री इंस्टॉल करते हो। बट जब आप री इंस्टॉल करोगे तो आपका जो वायरस है वो ज़रूर निकल जाता है, पर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेटर क्या है कि आप पहले तो एंटीवायरस रखो, सबसे ज़रूरी बात हो कि आप एंटीवायरस रखो। उसके बाद एक सिस्टम में फायरवॉल होती है, फायरवॉल को जो है वो इनेबल करके रखो, इसे डिसेबल नहीं करना चाहिए। एंटीवायरस को आपको अपडेट करते रहना चाहिए रेगुलरली। अगर आपके पास विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उसको भी आप अपडेट करते रखो, बार बार उसको अपडेट, जो भी उसकी लेटेस्ट अपडेट आती है उसको इंस्टॉल कीजिए। ईमेल जब भी किसी ने भेजी तो वो तभी ओपन करनी है अगर आपको श्योरिटी है कि ये मतलब आपने अटैचमेंट मंगवाई है। कई बार क्या होता है कि आपका जिस पर्सन ने आपको ईमेल भेजी है वो आपका नोन है, पर आपको ये पता है कि मैंने कोई अटैचमेंट मंगवाई नहीं है। अगर फिर भी आप अटैचमेंट को ओपन कर लोगे तो हो सकता है उसमें कुछ वायरस हो। तो बेटर है कि आप वही ईमेल खोलो। पहली बात तो अगर किसी और से मेल आ गई, किसी और बंदे से जो आपकी लिस्ट में नहीं है, फिर तो उसे खोलना नहीं चाहिए। इन केस आपका नोन भी है तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपने कोई अटैचमेंट मंगवाई है या नहीं मंगवाई। अगर मंगवाई है तभी आप उसे ओपन कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर को जो प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 4 इन। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये आपके जनरल से कंसेप्ट हैं। तो आपको कल्याणी की बुक में ये 13 चैप्टर में ये सारा कुछ मिल जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसके अलावा भी आप इंटरनेट के ऊपर इन टॉपिक्स को सर्च करके इसे जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल से सिस्टम है। आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में भी आ चुके हो बीसीए में, तो आपको कंप्यूटर के साथ काफ़ी टाइम तक रहना है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो बजाय कि आप बार बार टेक्नीशियन के पास जाओ, आपको बेसिक्स कुछ पता होने चाहिए कि आपके कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आती है तो आपको किस तरह उसको हैंडल करना है। तो वायरसेस कितने टाइप्स के हैं वो आप देख सकते हो। इसमें कौन कौन सी जैसे हमने पीसीआई की बात की, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेसेस, तो कौन कौन सी पीसीआई आप इसमें लगा सकते हो, आप क्या क्या एक्सपेंशन कर सकते हो, कौन कौन से आप कार्ड्स लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको काफ़ी कुछ ये मटेरियल आपको रेडीमेड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इन केस यू फेस एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच।